नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, आज से हमारा जो है यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 1 की। टेस्ट नंबर 1 में पहले ही शुरू करने से पहले आपको बता दूं, टेस्ट नंबर 1 में बात की गई है पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों का लूँगा, क्योंकि चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने का ना, किसी भी टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको प्रश्न पढ़ दिया जाए और उसका सीधे आंसर बता दिया जाए। इस प्रकार से होता क्या है कि टेस्ट सीरीज जो है वह जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाती है, और हमको उस पर्टिकुलर प्रश्न का वह सही आंसर पता हो जाता है, और यह भी पता हो जाता है कि वो गलत आंसर कौन सा होगा, या फिर उस पर्टिकुलर प्रश्न के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत होगा। यह हमें पता चल जाता है जब हम सीधे प्रश्नों और उसके उत्तर के साथ जाते हैं। इस प्रकार से हमारा यह टेस्ट सीरीज जल्दी कंप्लीट होता है। दूसरा तरीका होता है, देखिए, टेस्ट सीरीज करने का पहला तरीका तो हो गया, और दूसरा जो तरीका होता है वह ऐसे होता है कि जैसे कि प्रश्न को पढ़ दिया गया, इसके बाद जो है बारी बारी से सभी विकल्पों के बारे में आपको डिटेल से बताया गया, और अंततोगत्वा आपने यह खुद डिसाइड किया कि आपके पास एक ही सही आंसर कौन सा होगा। इसके अलावा आपको जो है पहले विकल्प बता दिया गया। एक सेकंड सब हटा दूँ। देखिए, दूसरे तरीके की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें मान लीजिए कि प्रश्न को पढ़ लिया गया, उसके बाद आपको सही विकल्प बता दिया गया। मान लीजिए विकल्प ये बता दिया गया, और फिर जो है उसके बाद आपको बारी बारी से सभी विकल्पों के बारे में तर्कों के माध्यम से बताया जाता है कि यह विकल्प क्यों गलत है इस पर्टिकुलर प्रश्न के संदर्भ में, अथवा यह विकल्प क्यों सही है इस पर्टिकुलर प्रश्न के संदर्भ में। चीज़ों को, सारी चीज़ों को डिटेल से बताया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया जाता है। यह होता है दूसरा तरीका। इसके माध्यम से होता क्या है कि जब, देखिए, एग्ज़ाम में होता क्या है ना कि ज़रूरी नहीं है, और बिल्कुल भी यह जान मान के चलिए कि 99.9% यह चांस रहता है कि आप जिन प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में करके जाते हैं वह प्रश्न सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न बनते कहाँ से हैं और पूछे कहाँ से जाते हैं? तो ये प्रश्न बनते हैं विकल्पों के माध्यम से और विकल्पों के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ठीक है, तो इस लिहाज से माने कि जैसे अभी आपको बताया गया, 2 तरीका बताया गया ना टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने का, पहला और दूसरा। तो इस लिहाज से यानी कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से अगर देखा जाए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर होकर के सोचा जाए या फिर देखा जाए, तो हमारे लिए दूसरा विकल्प ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब एक समस्या आती है, अगर दूसरे तरीके से किसी भी टेस्ट सीरीज को डिस्कस किया जाता है ना, तो उस टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है? टाइम, जो कि निश्चित रूप से ना हमारे पास रहता है ना आपके पास रहता है कि नहीं? इतना ज़्यादा समय अगर हम ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ते रहेंगे तो अपनी सेल्फ स्टडी का क्या होगा? और जब चीज़ों को हम पढ़ेंगे ही नहीं तो टेस्ट कैसे लगा पाएंगे, है कि नहीं? जाहिर सी बात है, टेस्ट के माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा तब तो हमें, है कि नहीं? मतलब दिन भर में केवल एक टेस्ट लगा लिया, 15, 20, 50 जितने क्वेश्चन करवाए गए वो कर लिया, और उसे ही पढ़ाई मान करके बैठ गए। यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी काम नहीं बनने वाला। यानी कि दूसरे माध्यम से भी टेस्ट सीरीज को डिस्कस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, जिन प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा उन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न अगर आ जाएंगे तो दूसरे माध्यम से जो टेस्ट सीरीज डिस्कस की जाएगी वहाँ पर आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक अन्य तीसरा तरीका जो है अपनाया जा सकता है, उसमें क्या होगा कि जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उनमें क्या किया जा सकता है, जैसे कि यह देखिए आप दूसरा वाला प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न सामान्य जानकारी से संबंधित पूरा का पूरा प्रश्न है। अभी प्रश्न पढ़ने मत लग जाइएगा। ठीक है, निश्चित रूप से प्रश्नों को आपको करवाया जाएगा, तो साथ साथ मैं पढ़ूंगा और साथ साथ आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, अभी समझिए। देखिए, जैसे यह दूसरा प्रश्न है, यह एक सामान्य जानकारी वाला प्रश्न है। इसमें आपको किसी प्रकार की स्पेशलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो इन प्रश्नों को जो है जल्दी से करवाया जा सकता है, थोड़ी सी जानकारी के साथ करवाया जा सकता है। मतलब थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क हैं, लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क हैं, बस इतना। और इसके बाद यह प्रश्न आसानी से और एक झटके में कंप्लीट करवाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर तो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों को जानना और समझना ज़रूरी हो जाता है।
तो किया क्या जाएगा ना, यह जो हमारा तीसरा तरीका होगा, जो नया तरीका हम लोग अपनाएंगे, इसमें करेंगे क्या कि जो भी प्रश्न आएंगे ना उनके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे हम लोग, विकल्पों के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, सिर्फ आवश्यक और अनिवार्य चीज़ों को, मतलब ऐसे जहाँ से प्रश्नों को घुमाया या फिर उल्टा पुल्टा जा सकता है आयोग के द्वारा। ठीक है, आयोग कौन सा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, जहाँ से प्रश्नों के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग प्रश्नों के साथ छेड़छाड़ करेंगे विकल्पों के साथ, मतलब उन विकल्पों को थोड़ा बहुत तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और समझते हुए निकलते हुए चल देंगे। ठीक है, तो ऐसा तीसरा तरीका अपनाया जा रहा है। और चौथी बात, एक और बात है, ठीक है, यह तरीका नहीं यह बात है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, उचित और सही कमेंट कीजिए, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस जगह से आपको दिक्कत है, यह चीज़ें आप बताइए कमेंट बॉक्स में जा कर के, ताकि देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से मुझे पर्सनली कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, और ना ही आपके कमेंट न करने से मुझे कोई नुकसान होने वाला है, मतलब दोनों चीज़ों से मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है। आपके कमेंट बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इवन मैंने कमेंट बॉक्स भी पहले ही बंद कर रखा था, मुझे कमेंट बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपनी बातों को कह सकें, अपनी चीज़ों को समझा सकें। हालांकि इस संदर्भ में टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के द्वारा काफ़ी कहा गया और अंततोगत्वा मैंने खोल दिया कि चलो अच्छा ठीक है, कमेंट बॉक्स ओपन रहे, आप लोग कमेंट करिए। तो ठीक है, उचित कमेंट करिए, जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही वहाँ पर बात करिए, निश्चित रूप से आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा या फिर आपकी समस्या का समाधान भी करवाया जाएगा, ज़रूर से ज़रूर। इसके अलावा क्या सिर्फ टेस्ट सीरीज से काम चल जाएगा या फिर टेस्ट सीरीज में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न दिए हैं उनसे काम चल जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस संदर्भ में, ठीक है, देखिए सारी चीज़ों को, सारी बातों को जान लीजिए। ठीक है, ज़रूरी है और आवश्यक है। इस संदर्भ में क्या होगा ना कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स का हमने जो है अलग से टेस्ट सीरीज चला के रखा हुआ है, वहाँ पर हम जो है अगस्त के महीने से ही करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर के माध्यम से करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के आयोग के द्वारा पूछा जाता है, यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा जाता है, और हम कई बार उन प्रश्नों को पढ़े रहते हैं, उन चीज़ों को जानते रहते हैं, लेकिन विकल्पों के चयन में हमसे हमेशा गलती हो जाती है। तो क्या किया गया, जो करंट अफेयर्स की पूरी टेस्ट सीरीज चल रही ना, यह दूसरे तरीके से किया गया। दूसरा तरीका आपको याद है ना, हम टेस्ट सीरीज को कैसे दूसरे तरीके से करते हैं, तो उसी दूसरे तरीके से, यानी कि काफ़ी डिटेल में और अच्छी जानकारियाँ आपको पूरे प्रश्न के बारे में दी गई हैं। ठीक है, हर विकल्प के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, हर विकल्प के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, ताकि कहीं से भी आयोग या यूपीएससी जो है हमारा, या कहीं से भी विकल्प प्रश्नों को तोड़े मरोड़े कुछ भी करे, हम प्रश्न को हर हाल में कर लेंगे। ठीक है, और एक अन्य चीज़ जानते रहिए, देखिए दृष्टि आईएएस से वह पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज तो करवाया जा रहा है जो अगस्त के महीने से चल रहा है। इसके अलावा हाल फिलहाल में जो है विज़न आईएएस से भी शुरू कर देंगे, जो करंट अफेयर्स की इसकी मंथली मैगजीन आती है ना, उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोगों से राय मांगी गई थी और आप लोग गए थे दृष्टि के पक्ष में। ठीक है, इसलिए दृष्टि की टेस्ट सीरीज से डिस्कशन करवा दिया गया, और विज़न का जो है हम लोग ले लेंगे मंथली मैगजीन। दृष्टि का मैगजीन क्यों नहीं लिया गया, तो दृष्टि का मैगजीन इस वजह से नहीं लिया गया क्योंकि दृष्टि का अभी अगले महीने के अंत तक एक पूरी की पूरी बुक आ जाती, कंपाइलेशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा उसमें साल भर का करंट रहेगा, तो वहाँ से हम लोग कंप्लीट रूप में दृष्टि के जो वेबसाइट पर जो चीज़ें दृष्टि के जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में देख लेंगे। ठीक है, मतलब हमारा दृष्टि का दो तरीके से डिस्कशन हो जाएगा। विज़न आईएएस का हम टेस्ट सीरीज लगा ही रहे हैं, विज़न आईएएस की मैगजीन भी देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो आपके लिए शुरू होंगी, उनके बारे में समय के साथ आपको बता दिया जाएगा। निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रयास किया जाएगा, और उम्मीद की जाएगी कि सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। एक सेकंड, ये चीज़ें हटा दूँ, ये जो ब्लू लाइन आ रही है। चल,
तो हमारा पहला प्रश्न है, और हाँ एक चीज़ तो बोलना भूल गया जो कि बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात, बोलना पड़ता है भाई। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में। पहला कथन है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। कथन बी है आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कथन सी है आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। चल जल्दी कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। यह कथन जो है सही नहीं है। क्यों नहीं सही है अभी बात करते हैं, लेकिन पहले इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आपको बताया गया कि थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रश्न है, तो जानिए। देखिए, मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा की जाती। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि पहले होता था प्रधानमंत्री सलाह दे देता था और उसकी सलाह को मंत्रिमंडल की सलाह समझा जाता था, ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती थी। पूर्व में जो आपातकाल लगा वह इसी प्रकार का लगा हुआ था, यानी कि मंत्रिमंडल की कोई ऐसी पर्टिकुलर अनुशंसा नहीं थी या मंत्रिमंडल द्वारा कुछ ऐसा लिखित रूप से नहीं कहा गया था, या फिर न ही राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल को इस संदर्भ में सलाह दी गई थी, ठीक है। तो बाद में होता क्या है, 44वां संविधान संशोधन किया जाता है और उसमें यह अनिवार्य रूप से जोड़ दिया जाता है कि मंत्रिमंडल जो है उसकी लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। लिखित अनुशंसा को अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो देखिए, आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल के लिए, बिल्कुल ठीक है, अनिश्चित काल तक के लिए आपातकाल को हर 6 माह के बाद संसदीय अनुमोदन के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, संसदीय अनुमोदन की बात की गई है हर 6 माह पर, ठीक है। हर लिख दूं, प्रत्येक भी चलता, ठीक है। प्रत्येक इस थोड़ा मतलब कि नहीं इंटेलेक्चुअल रूप में हो जाता है, और हर जो है आप और हमारी भाषा में बात होती है थोड़ी बहुत, तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो देखिए, हर 6 माह बाद संसदीय अनुमोदन, हर 6 माह के संसदीय अनुमोदन के माध्यम से, मतलब कि अगर आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है, पहले महीने, तो 6वें महीने बाद उस आपातकाल को संसदीय 6वें महीने के ठीक बाद उस आपातकाल को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता पड़ जाएगी, ताकि आपातकाल को अगले 6 माह के लिए बढ़ाया जा सके, ठीक है। मतलब आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इसकी 6 माह बाद संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना इसको अनिवार्य किया गया है, ठीक है। अब जब अनुमोदन अनिवार्य है तो कथन सी गलत क्यों हो जाता है? यह गलत इसलिए हो जाता है कथन सी, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक तथ्य कि 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। नहीं, जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में जो अनुमोदन होता है उसको विशेष बहुमत, विशेष क्या बोलते हैं उसको बताइए, विशेष बहुमत से उसका पारित होना आवश्यक है, ठीक है। जो अनुमोदन होगा उसको विशेष बहुमत से पारित किया जाना होगा, ठीक है। विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है? देखिए, विशेष बहुमत में 2 चीज़ें आती हैं, पहली और दूसरी। पहले में क्या कि संसद के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ठीक है, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। और दूसरे कि यह चीज़ उपस्थित एवं मतदान करने वाले, मतलब कि जितने लोग उपस्थित हैं और जितने लोग मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनके कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, ठीक है। यह होता है विशेष बहुमत की प्रक्रिया
जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है संसद के अनुमोदन के पश्चात। ठीक है, उद्घोषणा होने के बाद संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा इतना समझा करिए, कभी कभी समझाने में एक आध बार हेर फेर होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट, देखिए उद्घोषणा को वापस लेने के लिए किसी प्रकार की संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से जानते रहिए, संसद द्वारा उद्घोषणा को वापस लेने की कोई भी अनुमोदन नहीं, कि मतलब आपातकाल अगर चल रहा है तो उस आपातकाल को वापस अगर लेना है आपातकाल को, तो उसके लिए भी संसद की स्वीकृति लेनी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, संसद की स्वीकृति नहीं लेनी है, राष्ट्रपति द्वारा जो है एक उद्घोषणा की जाएगी और आपातकाल वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए इतना चीज़ें हो गई, तो आप जरा ये कमेंट करके बताइए कि आपातकाल की बात कहाँ की गई है और किन किन आधारों पर भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, यह 2 प्रश्न हैं आपके लिए, जानते रहिए और सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार कीजिए। पहला, यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है। दूसरा, यह त्वरित और सही निर्णयन को सुनिश्चित करता है। तीसरा, यह सरकार की जवाबदेही निर्धारित करता है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास कि यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। नीचे कूट से सही आंसर को चुनना है आपको। कूट है ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। देखिए ये जो पॉज लिया जाता है ना, इसमें आप अपना प्रश्न एक बार सही से पढ़ा करिए और जल्दी से आंसर टिक करने का प्रयास किया करिए। इससे जो है ना आप लोग का माइंड थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व किया जाए और सटीक सॉल्व किया जाए। हो सकता है इस प्रक्रिया में आप थोड़ा सा चूक करते चले शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। यह टेस्ट सीरीज जो होती है यह आदत डालने के लिए ही होती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा, बी। ठीक है, यानी कि केवल और केवल कथन 3 सही है, बाकी जो है पहला, दूसरा और चौथा यह कथन गलत है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के सरकार के, देखिए लोकतंत्र एक माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा कई तरीके की सरकारें होती हैं। आप लोग बताइए किस प्रकार की किस तरीके के चुनाव होते हैं, फिर किस तरीके की से सरकारों को बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं और समझते हैं उसको। देखिए लोकतंत्र के बारे में जब बात की जाती है तो लोकतंत्र 2 तरीके का होता है। कैसा कैसा होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता जो है यह सीधे जो है विधायिका प्रक्रिया में भाग लेती है। विधायिका प्रक्रिया यानी कि विधि बनाने की प्रक्रिया में जनता द्वारा सीधे सीधे भाग लिया जाता है। समझ नहीं रहे हो तो ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई नियम या कोई कानून बनाना है, मान लीजिए चालान को बढ़ाना है। ठीक है, चालान का मुद्दा बहुत बना हुआ है। ठीक है, चालान को मान लीजिए बढ़ाना है तो सरकार विधायिका द्वारा वहाँ की उस संसद के द्वारा जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उस देश के द्वारा किया क्या जाएगा कि एक नोटिस जारी किया जाएगा और लोगों से उनकी राय मांगी जाएगी कि चालान को बढ़ाया जाए या चालान को नहीं बढ़ाया जाए। जनता अपना राय देगी। ठीक है, कि चालान को बढ़ा दिया जाए तो चालान को बढ़ा दिया जाएगा, जनता अपनी राय देगी कि चालान को नहीं बढ़ाया जाए तो चालान को नहीं बढ़ाया जाएगा। इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ जनता जो है विधायिका की प्रक्रिया में यानी कि संसदीय प्रक्रिया में सीधे सीधे भाग लेती है। दूसरा होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, अब प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, जैसे कि आप और हम जो है किसी को चुनते हैं और वह संसद या विधायिका में हमारा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जैसे कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर प्रतिनिधियों को चुना जा रहा है। ठीक है, वे प्रतिनिधि क्या करेंगे, वे प्रतिनिधि भविष्य में उन लोगों का नेतृत्व करेंगे जिन्होंने उनको या जिन क्षेत्र के लोगों ने उनको चुना है। इसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, अब प्रतिनिधि लोकतंत्र भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है संसदीय, ठीक है, और दूसरा होता है अध्यक्षीय। इसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र में सरकारें जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं संसदीय सरकारें और दूसरी होती हैं अध्यक्षीय। ठीक है, अध्यक्षीय जैसे आपका हो गया श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर हो गया, और संसदीय जैसे कि हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, अब विकल्पों की तरफ देखते हैं। देखिए वहाँ लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था, प्रश्न वहाँ से घुमाया जा सकता था। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, सरकार का सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करती तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जो है लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र द्वारा जो है सरकार के सबसे अस्थिर स्वरूप की स्थापना होती, ठीक है, कोई निश्चितता नहीं रहती है। कभी भी समर्थन वापसी या फिर समर्थन देना अथवा किसी की सरकार गिराना, किसी की सरकार बनाना, यह प्रक्रिया जो है लोकतंत्र में बहुत आम है और हर जगह होती है। ऐसा नहीं हमारे और आपके यहाँ ही होती है। दूसरी चीज़, त्वरित और सही निर्णय। यहाँ अगर सही निर्णयन की बात करता ना यह विकल्प, तब यह सही होता, ठीक है, लेकिन इन्होंने बात कर दी त्वरित की, ठीक है, तो त्वरित तो नहीं होता है। जब काफ़ी लोग किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो वहाँ पर समय तो लगेगा ना, जैसे कि वही चालान वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। अब उसमें पहले सरकार चालान का रेट तय करेगी खुद से, उसके बाद फिर उसके लिए नोटिस जारी करेगी, फिर उस नोटिस के बारे में जनता से राय मांगी जाएगी, फिर उस राय का इवेलुएशन किया जाएगा, उसके बाद उसको लगाना है या नहीं लगाना है यह तय होगा। यानी कि यह प्रक्रिया त्वरित हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वहीं जवाबदेही, बिल्कुल हाँ, यह सरकार को जवाबदेही सरकार की निर्धारित करती है, ठीक है। कैसे जवाबदेही कैसे निर्धारित करती है? आपको लगता होगा कि वो चुन लिया तो वो तो चलेगा, अब चाहे जो मन तो करे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाल फिलहाल में आपके भी यूनियन द्वारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया गया, काफ़ी ज़्यादा हड़ताल किया गया, काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया सरकार का, और अंततोगत्वा सरकार ने भी रोजगार के संबंध में जवाब देना शुरू किया। वरना फिलहाल तो पेपरों में इस संबंध में निकलना ही बंद हो गया था, और सरकार के संदर्भ में भी सरकार भी इस बारे में बात करती ही नहीं थी। क्या था? सरकार आपके प्रति जवाबदेह थी, उसे जवाब देना पड़ा, ठीक है। नहीं देगी तो भाई समय आता है, आपको बदल देंगे, ठीक है। यह होता है जवाबदेही को निर्धारित करने का तरीका। दूसरी चीज़, आय असमानताओं की, या कहीं से भी बिल्कुल भी आप आसानी से इस प्रश्न को गलत कर सकते थे, ठीक है। कहीं से भी यह सही नहीं, क्योंकि कई दिनों से हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है, कई देशों में भी लोकतंत्र है, और वहाँ पर गरीबी या फिर आय से संबंधित बातें जो हैं बस चुनावी वादे होते हैं। गरीबी से संबंधित बातें चुनावी वादे होते हैं, और आय असमानताओं से संबंधित वादे भी इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा त्वरित कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। और अगर कुछ अन्य चीज़ों की बात कर लें तो देखिए, लोकतंत्र जो है यह समानता के सिद्धांत को बढ़ाता है। लोकतंत्र के पक्ष में अगर कुछ चीज़ों को जानना हो तो जानिए। देखिए, लोकतंत्र जो है यह समानता को बढ़ाता है। कैसे? तो देखिए, एक बहुत ज़्यादा पीएचडी क्वालिफाइड व्यक्ति भी और एक अनपढ़ व्यक्ति भी, दोनों में से कोई भी नेता बन सकता है, तो यह समान दर्जा देने की बात होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, निर्णयन वाला तो आपको बता दिया कि निर्णयन की जो प्रक्रिया होती है, यह क्यों बताया गया था कि यह सही होता अगर यह विकल्प यहाँ पर त्वरित ना होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श होता है ना किसी मुद्दे पर, उसके जो है प्रो एंड कॉन्स, यानी कि कमियां और अच्छाइयों के बारे में भी बताया जा सकता है, ठीक है। जब किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल से बैठ करके समूह में सलाह करेंगे ना, तो आप उस विषय से संबंधित अच्छी बातों को और ख़राब बातों को दोनों का अवलोकन करेंगे, और अंततोगत्वा आप एक निश्चित और सही डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, अगर यहाँ पर अनिवार्य लिखा रहता तब भी यह प्रश्न गलत हो जाता, ठीक है। अनिवार्य नहीं है कि आप सही पहुँचे, लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाती है, इससे निर्णय की गुणवत्ता में सुधार तो होता ही होता है, मतलब गलती होने की संभावना न्यूनतम रहती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रतिनिधियों वगैरह की बात तो हमारी हो ही गई है, ठीक है। प्रतिनिधियों को हम लोग वापस भी बुला सकते हैं अगर वे हमारी बातों को ना सुने अगले चुनाव में, ठीक है। वहीं अगर इसकी सीमाओं की बात करें तो देखिए, सीमाएं यहीं से शुरू हो जाती है। निर्णय प्रक्रिया काफ़ी विलंबित हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़, विलंब होने के कारण सरकार की दक्षता को भी प्रभावित कर देती है। तीसरी बात, सहभागिता, यह आवश्यक नहीं ना कि आप जो निर्णय लें मिलजुल करके वह सही ही हो सकता है आप समूह बना करके अपराध करने की बात कर रहे हो, वह सही होगा नहीं ना। फिलहाल यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही तो अपराध करने की बात तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जो समूह में बैठ करके फैसला लिया जाए, आवश्यक रूप से यह बात निश्चित नहीं है कि वह चीज़ें सही हों, ठीक है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न पर, और वहाँ बात करते हैं अपने कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार। देखिए, प्रश्न भी ना ऐसे पढ़ा करिए, ये जो ऑब्लिक वाले रहते हैं ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ 10 ठो ऑब्लिक लगा दिए, सा से का की माँ में, इस तरीके के जो 10 ठो लगा दिए, इसमें आप सबको पढ़ने लगेंगे ना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आगे क्या था पीछे क्या था, भूल गए, है कि नहीं। किया क्या करिए ना,
विकल्पों के एक साइड को पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए ऑब्लिक के एक साइड, अगर कौन सा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर है पढ़िए, कौन से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हैं पढ़ लीजिए, बस इतना ही डिफरेंस होता है और आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त है। पहला, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। दूसरा, संगम या संघ बनाने का अधिकार। तीसरा, हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार। और चौथा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। चुनना आपको क्या है बता दूं, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन आपके पास है ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 1, 2 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ठीक है, यह तीसरा वाला नहीं है। हड़ताल और प्रभावी सौदेबाजी का जो अधिकार है यह आता है इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें जानिए। तीसरा तो बता दिया गया ना आपको, तो अब इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, यह इंडस्ट्रियल लॉ के अंतर्गत आता है, हड़ताल या सौदेबाजी करने का जो अधिकार है या फिर जो तालाबंदी होती है उसके बारे में, और मूल अधिकार नहीं है यह। इसके लिए अलग से विधि बनाया गया है, वहाँ से उस संदर्भ में सारी शक्तियाँ जो है कर्मचारी या फिर अधिकारी प्राप्त करते हैं उस कंपनी या फिर उस फर्म के। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारा मुद्दा यह नहीं, हमारा मुद्दा है स्वतंत्रता का अधिकार किस से किस अनुच्छेद के तहत आता है। पहले बताइए कितने तरीके के मूल अधिकार दिए गए हैं। ये दिए गए हैं 6। ठीक है, कौन कौन से हैं तो देखिए, समता का अधिकार होता है। ठीक है, समता लिख दूँ चलेगा ना, समता का अधिकार होता है, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ लिखा हुआ है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, देखिए डायरेक्ट प्रश्न आते हैं यहाँ से। फिर आता है आपका स्वतंत्रता वाले, क्यों आ गया मैं भाई, है कि नहीं, स्वतंत्रता तो हो गया ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह किस से किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यह आता है आर्टिकल 23 और 24 में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहाँ आता है तो यह आता है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। और फिर आता है हमारा, यहाँ लिख दूँ अगले जगह पे, तो देखिए धर्म तक हो गया ना। इसके बाद आता है हमारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के। ठीक है, अल्प लिख दूँ, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है, अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात की जाती है, यह की जाती है अनुच्छेद 29 और 30 में। सबसे अंत में इन सभी अधिकारों के उपचारों का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, यह आता है अनुच्छेद 32 तक। ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 तरह के अधिकार हमको दिए हुए हैं संविधान में, जो कि हमारे मूल अधिकार हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर्टिकुलर इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें भी 6 तरीके के अधिकार आते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में भी 19, 20, 21, 22 और 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 21 के 2 भाग हैं, 21 ए भी है। ठीक है, तो 5 तरह के अधिकार आते हैं, 6 नहीं, 19, 20, 21, 21 ए और 22। ठीक है, यह 5 तरीके के अधिकार आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, जिनमें अगर बारी बारी से बात करें तो यह जो 19वां वाला है ना, इसमें आते हैं 6 तरीके के अधिकार। ठीक है, कौन कौन से वे 6 अधिकार होते हैं, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ये जो संगम और संघ बनाने वाली बात होती है, यह आता है 19(3) में। ठीक है, संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, उसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार, और फिर आता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास या बस जाने का अधिकार आता है, और सबसे अंत में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार आता है। यह सभी अधिकार अनुच्छेद 19 में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करें अगर अनुच्छेद 20 की, तो इसमें किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि आप जैसे कोई अपराध करते हैं तो आप स्वयं के विरुद्ध साक्षी आपको नहीं हो सकता है, इसी प्रकार की चीज़ें इसमें कही गई हैं।
पूरा डिटेल जाएंगे तो ज़्यादा प्रश्न लंबा हो जाएगा। अभी आगे अन्य प्रश्नों में भी यही सब प्रश्न आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और जैसे कि अनुच्छेद 20 में होगा कि दूसरी बार भी आपको उसी से सज़ा नहीं मिलेगी, उसी अपराध के लिए 2 बार, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसे सब अधिकार आते हैं अनुच्छेद 20 में। उसके बाद अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और अनुच्छेद 21 में बात की जाती है, अनुच्छेद 21A में, ठीक है, अनुच्छेद 21A में बात की जाती है शिक्षा का अधिकार। और सबसे अंत में अनुच्छेद 22 जो है वह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में स्वार्म क्या है। ए, भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा। बी, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन। सी, उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके। डी, भूकंप के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता है और जिसकी अवधि 1 से 9 सेकंड होती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर होने वाला है, भूकंप के नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भूकंप स्वार्म होता क्या है। स्वार्म बोलते हैं झटकों को, ठीक है, झटके जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं स्वार्म, ठीक है। और भूकंपीय झटके पूरे होते हैं। हमारे प्रश्न के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहाँ पूछा जा रहा है भूकंपीय झटकों के बारे में, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक स्वार्म के बारे में बात की जा रही है। अब चीज़ों को समझना और आसान होगा। देखिए, जो भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूकंपीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं, भूकंपीय ऊर्जा। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन होता है ना, इतना क्लिष्टता में मत जाइए करिए और मत परेशान हुआ करिए, ठीक है। जो अधोगामी संचलन होता है इसको बोलते हैं भूस्खलन, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के स्वरूप होता है, ठीक है। यह जो है प्राकृतिक भी हो सकता है, भूकंपों के कारण भी हो सकता है, कई कारण होते हैं भूस्खलन के। नेक्स्ट बात करते हैं स्वार्म की, जिसके बारे में यह पूरा का पूरा प्रश्न था, ठीक है। एक फिगर बना रहा हूँ, देखिए इसको आप। ठीक है, अब समझना शुरू कीजिए। देखिए, स्वार्म होता क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई उच्च तीव्रता वाला भूकंप आने को है, ठीक है, यह भूकंप है, मेन भूकंप जो है, मेन शॉक जो है, यह आने वाला है। तो स्वार्म होता क्या है, इसके पहले फोर शॉक जिसे बोलते हैं, यानी कि इसके पहले, और आफ्टर शॉक यानी कि जिसको पश्चात बोलते हैं, ठीक है, या फिर पूर्व या पश्चात में आने वाले जो छोटे छोटे भूकंपों की एक श्रृंखला होती है ना, मतलब कहीं पर बहुत तेज़ी से भूकंप आने वाला है, ठीक है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि किसी पानी है, पानी को आप उबाल रहे हैं और पानी उबलने वाला है, उबलने से पहले पानी क्या होता है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, इसको बोल दिया गया स्वार्म, ठीक है। उबल गया पानी, मेन शॉक हो गया या फिर मुख्य झटका हो गया। इसके बाद पानी धीरे धीरे अब ठंडा होगा ना, तो इसको बोला गया आफ्टर शॉक और इसको बोला गया फोर शॉक, ठीक है। और बीच का जो था यह था मेन शॉक, यानी कि ऐसे समझ। अब पूरी परिभाषा देखिए। तो स्वार्म क्या होता है, जो उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंप होते हैं, इनके स्पष्ट अनुक्रम के बिना, मतलब कि यह स्पष्ट रूप से आए नहीं, लगातार मेन शॉक नहीं आया, इनके बिना एक विस्तारित यानी एक लंबी अवधि में चलने वाली भूकंपों के अनेक छोटे छोटे झटके होते हैं, ठीक है। यह हमेशा स्थानीय रूप से होते हैं, ठीक है, हमेशा स्थानीय रूप में होते हैं। जैसे कि अभी यह स्वार्म के बारे में चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है लगातार छोटी छोटी श्रृंखला के या फिर छोटे छोटे तरीके से, कभी आप पढ़ रहे होंगे पेपर तो देख रहे होंगे, दिल्ली में आज भूकंप आया 4.0 रिएक्टर पैमाने पर उसका नाप रखा गया, माप आई। उसके बाद 5.0, ऐसे छोटे छोटे शॉक भूकंप के आए। यह क्या थे, यह फोर शॉक और आफ्टर शॉक के नतीजे थे। मेन शॉक आया नहीं, मेन शॉक के पहले और बाद के कुछ नतीजे थे।
और उनको फोर शॉक बोला गया, अभी मेन शॉक नहीं आया और आफ्टर शॉक आना बाकी है, ठीक है, इसे ही स्वार्म बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलें अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाव है, ए मिजोरम का बांस नृत्य, बी मणिपुर के काली चावल की किस्म, सी असम की पारंपरिक टोपी, या डी सिक्किम का एक बौद्ध त्योहार। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चाकाओ को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, इसीलिए यह चर्चा में आया, ठीक है। यह क्या है, यह मणिपुर के काले चावलों की एक किस्म है, ठीक है। यह काले चावल होते हैं और यह जो है एंथोसाइनिन एजेंट के कारण जो है इनका रंग जो है काला होता है, ठीक है। इन चावलों का रंग काला किस लिए होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है एंथोसाइनिन एजेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पर, मुख्यतः हम लोग जीआई टैग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यह जानते रहिए, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न आता है या फिर नहीं आता है, सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जीआई टैग के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीआई टैग का मतलब क्या होता है, भौगोलिक संकेतक, ठीक है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी बताया जा सकता था, है कि नहीं। यह तो आपने बोल दिया कि अरे भाई ये तो आपने जो है मतलब वो बता दिया, इसका फुल फॉर्म बता दिया हिंदी और इंग्लिश में, नहीं इसके बारे में जानिए। अब देखिए जीआई टैग जिन उत्पादों को दिया जाता है ना, उसका मतलब क्या होता है। जो मान लीजिए कि इस ए को जीआई टैग दे दिया गया, तो अब ए के बारे में समझिए कि इसका उत्पाद या फिर इसको जो है उत्पादित किया गया या इसका निर्माण जो किया गया ना, वह एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल तरीके से किया गया, ठीक है। और यह पारंपरिक या ट्रेडिशनल तरीका इस प्रकार से, और यह पारंपरिक या ट्रेडिशनल तरीका जो है ना किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनाया जाता है, तो इस कारण उसी स्थान विशिष्ट के संदर्भ में दिया गया, ठीक है। उसी स्थान विशिष्ट का यह ए पदार्थ है जिसको जीआई टैग दिया गया। ऐसा नहीं गुलाब जामुन हर जगह मिल रहा है तो सबको जीआई टैग दे दिया गया, नहीं, उस पर्टिकुलर जगह को दिया गया, ठीक है। उस पर्टिकुलर जगह के गुलाब जामुन को दिया गया, ठीक है। आज जाके खा लीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज़ स्थान विशिष्ट हो गया, पारंपरिक तरीका हो गया उसके निर्माण या फिर उत्पादन का, और तीसरी एक और कंडीशन होती है, और वह कंडीशन होती है कि इसमें कुछ विशिष्ट या फिर विशेष गुण भी होता है, ठीक है। कुछ विशिष्ट गुण या फिर कुछ विशेष भी होता है, ऐसा नहीं कि बस ये पारंपरिक तरीके से उत्पादन किया जा रहा है, स्थानीय रूप से है, ठीक है, तो इसको जो है जीआई टैग दे दिया, नहीं, इसमें कुछ क्या कहते हैं विशिष्ट गुण भी होता है। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ को जीआई टैग इन्हीं 3 आधारों पर दिया जाता है, ठीक है, कि उनके उत्पादन या निर्माण का तरीका पारंपरिक हो, स्थान विशिष्ट हो वह वस्तुएं, और साथ ही साथ वह अपने में कुछ विशिष्ट गुण समाहित किए हुए हो, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं जीआई टैग दिया किसको जाता है या कौन देता है जीआई टैग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें, तो जीआई टैग जो है डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जीआई टैग का नियंत्रण जो है वह डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है, ठीक। और यह नियंत्रण जो है डब्ल्यूटीओ जो है वह ट्रिप्स समझौते के माध्यम से करता है, ठीक है। किसके माध्यम से, ट्रिप्स समझौते के माध्यम से। ट्रिप्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि 1 जनवरी 1995 से इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर भारत में जीआई टैगों के बारे में बात करें, तो भारत में जीआई टैग का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन जो है सितंबर 2003 से प्रभावित एक कानून, सितंबर 2003 पहले लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 2003 सितंबर से प्रभावी हुए एक कानून, यानी कि इफेक्ट में आए एक कानून जिसका नाम है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, इसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत को राज्यों के परिसंघ फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ यूनियन के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है। दूसरा, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। नीचे कूट दिया हुआ है, यहाँ से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न ही 2।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। केवल और केवल कथन 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, देखिए, भारत जो है वह राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है, जो भारत यूनियन है। ठीक है, भारत क्या है? भारत परिसंघ नहीं है, भारत एक यूनियन है। यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है, ऐसे समझिए आप लोग। एक स्टेटमेंट बहुत फेमस आती है, फेडरेशन। ठीक है, कभी कभी प्रश्न भी ऐसे पूछा जाता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, तो यूनियन, ठीक है, ऐसे समझिए। यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी कि इसमें क्या होता है, राज्यों को संघ द्वारा जो है वह किसी भी प्रकार का रूप या प्रकार दिया जा सकता है, या फिर दो राज्यों, जैसे है नहीं हमारे यहाँ अनुच्छेद 3 में बताया गया है ना कि 2 राज्यों को मिला देंगे, 3 राज्यों को मिला देंगे, उनका नाम बदल देंगे, उनके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब राज्यों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता यूनियन में। ठीक है, यानी कि विनाशी राज्य होते हैं, लेकिन संघ का विनाश नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ पर फेडरेशन में, फेडरेशन क्या होता है ना, फेडरेशन जैसे अमेरिका का है, यहाँ पर क्या है ना, राज्यों के समझौते के परिणाम स्वरूप एक संघ का निर्माण हुआ। मतलब कुछ लोग आए और इकट्ठा हुए, जैसे कि आप समझिए कोई ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कोई ग्रुप बनाते हैं ना, तो कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और उस ग्रुप का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वहाँ फेडरेशन हो गया। अब जैसे आपके घर पे आपके पिताजी ने एक फैमिली ग्रुप बनाया, उसमें आपको ऐड कर दिया, वहाँ से आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आप यूनियन के संदर्भ में गए और यहाँ आप क्या आए, यहाँ आप फेडरेशन के संदर्भ में आए। यहाँ आप ग्रुप से एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे आपके किसी यार दोस्त ने ऐड किया, आप क्या किए भाई, वहाँ से हट गए, नहीं मन है, हट गए, तो वह फेडरेशन के संदर्भ में हो गया। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हुआ अविनाशी राज्यों का। ठीक है, इसे सब हटा दूँ, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब दोस्तों के ग्रुप की बात की गई, यानी कि जब फेडरेशन की बात की गई, तो वहाँ क्या हुआ, अविनाशी, मतलब कि अविनाशी राज्यों, मतलब कि यहाँ पर राज्य जो है यह नष्ट नहीं हुए, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। मतलब संघ को तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। संघ को नष्ट करने का मतलब यह नहीं कि संघ को समाप्त कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है समाप्त किया जाए, या फिर यह होता है, इसका स्पष्ट मतलब यह होता है कि कोई भी राज्य संघ में आ सकता है। ठीक है, एंट्री ले सकता है, या फिर संघ से एग्जिट भी कर सकता है। वह संघ को वह राज्यों का अधिकार है। ठीक है, चलिए चलें अगले प्रश्न पर। यहाँ के संदर्भ में आप समझ गए। देखिए, एक और तथ्य बताता हूँ, जैसे कि भारत का संदर्भ में आप देखेंगे ना, आर्टिकल 1 में आपको लिखा होगा, मिलेगा भारत और इंडिया, दो नाम है ना, क्या बोलते हैं इसको, पहले अनुच्छेद में आपको क्या मिलेगा, देश का नाम मिल जाएगा, और भारत में होने वाली राज्य व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इसका प्रकार जो कि बताया गया है। भारत एक राज्यों का संघ, और ब्रैकेट में यूनियन शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, राज्य व्यवस्था। एक सेकेंड, राज्य व्यवस्था। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 1 में आपको देश का नाम मिल जाएगा, और राज्य व्यवस्था भारत में किस प्रकार की है यह भी पता चलेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़, दो नाम क्यों रख दिए गए। देखिए क्या था ना कि जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, तो उसमें लोग मत एक नहीं हो पाए। कुछ लोग कह रहे थे कि प्राचीनतम परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और भारत का नाम भारत ही रहने देते हैं, और कुछ जो आधुनिक लोग थे उसमें उनकी राय थी कि अब जो है मॉडर्न नाम भी अपनाना चाहिए और एक नई पहचान भी देनी चाहिए, इंडिया। तो मत नहीं मिल पाया, और इस वजह से दो नाम हो गए, भारत और इंडिया। ठीक है, ये बस ऐसे ही छोटी सी कहानी थी अपने देश के दो नाम होने के। ठीक है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन विभिन्न इकोनॉमिक्स अलग तरीके से करता है, पॉलिटिशियन अलग तरीके से करता है, लेकिन जो वास्तविक घटना हुई थी वह भी आप जानिए। दूसरी चीज़, अब राज्य व्यवस्था के प्रकार, जो कि यूनियन था, बताया गया है आपको इसके बारे में, तो जान लीजिए थोड़ा सा। और देखिए, भारत का राज्य जो है यह राज्यों के बीच मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, भारतीय संघ। दूसरा चीज़ ये है, ये तो गलत हो गया ना, भारतीय संघ जो है वह राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, इस बात, और
राज्यों को संघ से पृथक होने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित या सरेंडर करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उपयोग किया जाएगा? पहला अनुच्छेद 2, दूसरा अनुच्छेद 3 और तीसरा अनुच्छेद 368। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल और केवल अनुच्छेद 368 के अधीन ही भारत द्वारा जो है अपने किसी राज्य क्षेत्र को पड़ोसी देशों को अध्यर्पित किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इतना तो हमने जान लिया। आइए इसके बारे में कुछ प्रक्रियात्मक या फिर इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए बात हो रही है यहाँ पर राज्यों की, और राज्य से संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 को हटा दीजिए क्योंकि वह भारत और उसके राज्य क्षेत्रों की बात करता है और वहाँ पर कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। बस इतनी बात की जाती है अनुच्छेद 1 में। अभी पिछले ही प्रश्न में हमने इसके बारे में देखा। बात करते हैं अनुच्छेद 2 और 3 की। अनुच्छेद 2 में भी क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में बात करता है अनुच्छेद 2। ठीक है, कैसे राज्यों के बारे में? नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित बात की जाती। नए अपने राज्यों को देने के बारे में बात नहीं करता है अनुच्छेद 2। ठीक है, बल्कि दूसरे जो राज्य नए आ रहे हैं उनके बारे में बात करता है अनुच्छेद 2। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 3 यह राज्यों के बारे में काफ़ी विविध प्रावधान है इसमें, जैसे कि राज्यों की जो आंतरिक व्यवस्था होती है उनकी पुनर्स्थापना के बारे में बात करता है अनुच्छेद 3, यानी कि इंटरनल रीअरेंजमेंट की बात की जाती है राज्यों के अनुच्छेद 3 द्वारा। ठीक है, आंतरिक, इसको क्या बोलते हैं इंटरनल रीअरेंजमेंट को? आंतरिक पुनर्व्यवस्था या पुनर्व्यवस्थापन, आंतरिक पुनर्व्यवस्थापन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जैसे ये वर्तमान में मान लीजिए यह भारत का क्षेत्र है, वर्तमान में ये जो राज्य है ना, ये राज्य या तो इनके नामों का परिवर्तन कर देगा या इन दोनों राज्यों को संग मिला करके एक राज्य बना देगा या फिर इसी एक राज्य के 2 हिस्से कर देगा। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, कहीं पर भी यह बात हमने की कि अनुच्छेद 1, 2 या 3 में कहीं पर भी ऐसी बात हुई कि भारत अपने राज्य को किसी अन्य या पड़ोसी राज्यों को अध्यर्पित या यूं कहें कि सरेंडर कर देगा अपना एक राज्य। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत दे दिया किसी और देश को, ऐसी व्यवस्था कहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 368 में। राज्य शब्द स्पष्टतया नहीं है, एक न्यायिक प्रक्रिया, एक न्यायिक निर्णय के माध्यम से ऐसा तय हुआ था कि जब भी भारत द्वारा या भारत की कार्यपालिका द्वारा भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को अध्यर्पित करने की बात की जाएगी। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को अध्यर्पित करने की बात की जाएगी तो यह जो है एक प्रकार का संवैधानिक संशोधन होगा, जो कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही होगा। कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, अथवा यूँ कहें कि राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत सरकार जो है वह अपने किसी राज्य क्षेत्र का किसी अन्य देश को अध्यर्पण नहीं कर सकती या फिर उन्हें सौंप नहीं सकती। मान लीजिए बांग्लादेश को कुछ देना हुआ, प्रधानमंत्री जी खुश हुए और दे दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री जी के खुश होने से वह नहीं दे देंगे, वह देंगे संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अधीन एक संशोधन के बाद। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में भारत द्वारा जो है, हाल ही का मतलब मेरा 2015 का है। ठीक है, 2015 में जब 100वां संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से भारत ने अपने 3 एन्क्लेव यानी कि 3 क्या कहते हैं भूसन्निधियों को अथवा भूभाग को, 3 क्षेत्रों को बांग्लादेश को दे दिया था। ठीक है, बांग्लादेश को। एन्क्लेव के बारे में अभी डिटेल में जब ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तब चर्चा करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है,
3 एन्क्लेव भारत ने बांग्लादेश को दे दिया और बदले में बांग्लादेश ने अपने 51 क्षेत्रों को भारत को दे दिया था। ठीक है, संविधान संशोधन के माध्यम से। यहीं से आप समझिए कि अनुच्छेद 368 के अधीन ही संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य के समक्ष अध्यर्पित या फिर सरेंडर किया जाता है। ठीक है, बाकी कुछ और चीज़ों के बारे में अगर जानना हो तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वह है सीमा विवाद। ठीक है, सीमा विवाद। तो क्या सीमा विवाद से संबंधित भी अगर कोई क्षेत्र है तो उसके बारे में भी अगर किसी को सौंपना हो या किसी से लेना हो तो उसके बारे में निर्णय की प्रक्रिया किस माध्यम से की जाएगी? क्या अनुच्छेद 368 के अधीन यह किया जाएगा? तो नहीं, सीमा विवाद से संबंधित अगर कोई क्षेत्र है तो उसके बारे में प्रावधान कार्यपालिका अपने आदेश के माध्यम से सिंपल वे में कर सकती है। ठीक है, कार्यपालिका की कार्यवाही द्वारा जो है ऐसे कार्यों को संपन्न किया जाएगा यदि मामला सीमा विवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं वहाँ क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है। कथन 2 है कि जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग सही आंसर लगा लेंगे। चल, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए, बी, यानी कि केवल और केवल कथन 2 सही है, पहला कथन गलत है। देखिए आपको पता है बहुत अच्छे से सीबीआई जो है वह हत्या से संबंधित मामलों की भी जांच करता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ते आए हैं। ठीक है, घोटालों से संबंधित भी जांच अक्सर सीबीआई को सौंप दी जाती है। राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाले कई प्रकार के अपराधों को जो है राज्यों की मांग के आधार पर सीबीआई द्वारा अन्वेषित किया जाता है या फिर सीबीआई द्वारा उसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो सीबीआई केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की से संबंधित जांच ही नहीं करता है। ठीक है, बाकी दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं सीबीआई के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सीबीआई की स्थापना कब हुई थी या किस अधिनियम के माध्यम से सीबीआई की स्थापना हुई थी, यह बताइए। सीबीआई की स्थापना हुई थी डीएसपीई के तहत, डीएसपीई 1946 के तहत, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत, अथवा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से सीबीआई अपनी शक्तियां या फिर पावर प्राप्त करता है। ठीक है, यह तो हो गया सीधे सीधे एक बात। अब सीबीआई क्या संवैधानिक या सांविधिक निकाय है? तो नहीं, ना तो सीबीआई संवैधानिक निकाय है और ना ही सीबीआई ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। सांविधिक क्या होता है? संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों के माध्यम से अगर किसी चीज़ या संस्था का गठन होता है तो उसे सांविधिक कहते हैं, और संवैधानिक यानी कि संविधान में उनके बारे में उल्लेखित किया जाता है, उनको संवैधानिक बोलते हैं। तो दोनों जगहों पर या दोनों प्रकारों से सीबीआई की स्थापना नहीं की गई थी। सीबीआई को एक कार्यपालिका के आदेश द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, सिंपल है। ठीक, अब देखिए, अब सीबीआई किन किन प्रकार के मामलों की जांच करता है। ठीक है, मामलों की जांच तो सीबीआई कई प्रकार के करता है, इनको डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए ना सीबीआई द्वारा 3 तरह की स्थापनाएं की गई हैं, 3 तरह के विभाग या डिवीज़न बनाए गए हैं, जिनके नाम जान लीजिए। एक तो है ACD, जिसका नाम है एंटी करप्शन डिवीज़न या फिर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। इसके द्वारा क्या किया जाता है? यह केंद्र सरकार, PSU, भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या फिर नियंत्रण में जो निगम, निकाय अथवा जो सरकारी अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं, उन सभी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। ठीक है, और इसी यानी कि ACD जो कि एंटी करप्शन डिवीज़न है, इसके जो है ना सभी राज्यों में शाखाएँ भी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं इसके दूसरे डिवीज़न की, जिसका नाम है
IOD यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न या फिर आर्थिक अपराध विभाग, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न, ठीक है। यह क्या करता है, यह बैंक घोटाले हो गए, जो साइबर अपराध हो गए, या फिर जो वित्तीय घोटाला हो गया, या फिर जो आर्थिक धोखाधड़ियाँ होती हैं अथवा जो जाली करेंसी नोट होती है, उन सभी के बारे में जांच करता है, ठीक। तीसरी डिवीज़न या फिर तीसरा भाग कौन सा है, स्पेशल क्राइम डिवीज़न, SCD, विशेष अपराध प्रभाग, ठीक है। यह क्या करता है, यह ज़्यादातर एक्टिव यही रहता है, ठीक है, यह जानिए, ठीक है। जो राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाता है कि आप आइए हमारे यहाँ जांच करिए, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप हाथरस वाले मामले को ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार ने मांग की, तो CBI का जो स्पेशल क्राइम डिवीज़न है वह आया है हाथरस में जांच करने के लिए, ठीक है। अथवा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा जो होता है ना, जो भारतीय कानून है, इनके अधीन जो अपराध किए जाते हैं, इनके संदर्भ में जांच के लिए अगर न्यायालय द्वारा आदेश किया जाता है कि भैया आप जाइए और उसकी जांच कीजिए, तो यह भी जांच CBI का SCD डिवीज़न करता है, ठीक है। स्पेशल क्राइम डिवीज़न ही यह जांच करता है। संगठित अपराध हो गए, इन सब की जांच, सारे जांच यही करता है SCD, ठीक है। अब क्या CBI जो है वह राज्य सरकारों में यूं ही जाएगा, घूम के जांच करके चला आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य सरकारें या तो डिमांड करती हैं या राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही CBI को उसके बारे में पूर्व अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। पूर्व में जिन राज्यों ने CBI को अनुमति दी है कि आप आएँ और हमारे यहाँ मामलों की जांच करें, तो CBI वहाँ जा कर के बिना पूर्व सूचना के जाती है, जांच करती है और चली आती है। जिन राज्यों में ऐसी पूर्व अनुमति नहीं है, वहाँ किसी विषय की जांच के लिए जब CBI जाती है तो वहाँ पर राज्य से अनुमति लेनी अनिवार्य होती है, वहाँ पर राज्य की अनुमति अनिवार्य होती है। कई राज्यों ने ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि मामले से मतलब मामला दर मामला वह विचार करते हैं और तब अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बदल जाती है जब मामला होता है न्यायिक, यानी कि जब न्यायालय के आदेश पर CBI किसी जांच करती है, तब राज्य की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। जब न्यायालय के आदेश पर CBI जाती है जांच करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर संघ सरकार या फिर संघ शासित प्रदेशों के बारे में, तो संघ शासित प्रदेशों के बारे में जांच करने के लिए CBI को किसी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इस बारे में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में स्पष्टतया प्रावधान है, वहाँ उसमें सेक्शन नंबर 3 में यह बात कही, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। तीसरा ऑप्शन अपना आराम से सही है, ठीक है। इसको तब देखेंगे जब हम CBC के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यह सीधा प्रावधान ही है, अलग से आपको कुछ ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है। जब भी CBI जो है वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की जांच करता है ना, तो ऐसे मामलों में CBI का निरीक्षण जो है ना CBC के द्वारा किया जाता है। ऐसा ही एक प्रावधान लोकपाल के संदर्भ में भी है। जब लोकपाल के द्वारा दिए गए कार्यों को CBI करता है, तो CBI के कार्यों का निरीक्षण लोकपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गौड़ वनोत्पादों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा विविध गौड़ वनोत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है आपके पास A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, न तो 1 न ही 2, ठीक है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट एक्ट 1927 की, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की। तो देखिए, भारतीय वन अधिनियम 1927 ना, यह केवल और केवल वन उत्पादों को परिभाषित करता है, न कि गौड़ वन उत्पादों। गौड़ यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, MFP बोला जाता है इनको, MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। गौड़ वन उत्पाद या फिर लघु वन उत्पाद जिसे बोल सकते हैं, आप लोग समझने के लिए लघु जानिए, छोटे छोटे जो वन उत्पाद होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आप ले लीजिए कि
जो तेंदुपत्ता हो गया, जो मोम हो गया, जो लाख हो गया, जो शहद या फिर बेंत, ये सब झाड़ियाँ हो गई, ये सब गौड़ वन उत्पाद में आते हैं। बाकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट 1927 की। तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 में ना केवल और केवल वनोत्पादों को परिभाषित किया गया था, जिसके अंतर्गत आते थे इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला हो गया, लकड़ी का तेल हो गया, प्राकृतिक वार्निश हो गई, जो वार्निश होती प्राकृतिक वह हो गया, छाल हो गया, लाख हो गया, महुआ के फूल हो गए, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में परिभाषित किया गया था भारतीय वन अधिनियम 1927 में। ध्यान दीजिएगा, भारतीय वन अधिनियम 1927 में ही बांस भी आता था। ठीक है, बांस भी भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत वनोत्पाद के रूप में शामिल था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब हम बात करेंगे MFP के बारे में। ठीक है, तो MFP होता क्या है यह जानिए पहले। MSP चक्कर मत पड़िएगा, ये नहीं, ये तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। यहाँ पर हम बात करेंगे पहले वन उत्पाद। तो देख लिया, और हम सबको पता है कि जो पशुओं की खालें होती है, जो हाथी के दांत होते हैं, अस्थियाँ होती है, रेशम होता है, या फिर जो छाल, या फिर जो बड़े बड़े इमारती लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी का तेल, फल फूल, वृक्ष, ये सब वन उत्पाद होते हैं। ये तो हम जान गए। लेकिन भाई अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर गौड़ वन उत्पाद में क्या क्या आएगा। तो देखिए, गौड़ वन उत्पाद ना यह एक उपवर्ग है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि मूंगफली जो होती है ना, मूंगफली, इसके छिलके की जब बात करेंगे तो यह तो एक उपवर्ग हो गया ना। मूंगफली का छिलका एक उपवर्ग हो गया, मूंगफली एक बड़ा समूह हो गया। मतलब बड़े से एक छोटा से बड़े की तोड़ करके एक छोटी चीज़ की बात की गई हमारे द्वारा। ठीक, वही होता है माइनर या फिर गौड़ वनोत्पाद। ठीक है, बड़े मूंगफली से हटा करके हमने छिलके की बात की, हमको मूंगफली से लेना देना नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से MFP में आने वाली चीज़ों के बारे में अभी हाल फिलहाल में ही, यह करंट का प्रश्न है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में सरकार ने क्या किया, इनमें कुछ नए उत्पादों को शामिल किया गौड़ वन उत्पादों की श्रेणी में। जैसे कौन कौन से शामिल किया, इलायची हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, तुलसी हो गई, और हाल फिलहाल में कच्चे बांस और झाड़ुओं को भी इनमें शामिल किया गया। झाड़ू जो एक प्रकार का वो वन उत्पाद नहीं होता, जो झाड़ियों से बनाया जाता है। ठीक है, इन सबको हाल फिलहाल में MFP में शामिल किया गया। और साथ ही साथ जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस थी पहले 16%, उसको बढ़ा करके 30% के आसपास कर दिया। ठीक है, 16 से 30% तक जो है सभी वन उत्पादों में। ठीक है, 16 से बढ़ा करके नहीं, 16 से 30% तक कई प्रकार के MFP में वृद्धि की। ठीक है, मान लीजिए कि अदरक में बढ़ा दिया 16%, बांस में बढ़ा दिया 30%। इस प्रकार से मतलब क्रमिक रूप में हर उत्पाद का कैटेगरी वाइज बढ़ाया है सरकार ने। आज हाल फिलहाल में जो कोविड-19 संकट चल रहा था, तो ऐसा ना हो आदिवासी लोग उससे परेशान हो जाए, तो उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को मेंटेन रखने के लिए इन गौड़ वन उत्पादों में भी वृद्धि की गई। इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई, 16 से 30% तक की वृद्धि की गई कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो हुआ क्या, चीज़ें पता चल गई सारी चीज़ें। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। ठीक है, गौड़ वन उत्पादों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यह भी आपको बता दिया गया। ठीक है, हाल ही में देखिए 1927 में पहले बांस और बेत जो है यह वन उत्पादों के रूप में शामिल थे। कौन कौन से, बांस और बेत, अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, तो बांस को भी 1927 से हटा दिया गया और बेत को भी 1927 के फॉरेस्ट अधिनियम में वन की श्रेणी से हटा दिया गया, और इन्हें अब गौड़ वनों की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, गौड़ वन की श्रेणी में डाल दिया गया। और यह कब किया गया, 1927 के अधिनियम के तहत तो नहीं ही किया गया होगा, क्योंकि वहाँ पर तो ये वनों की श्रेणी में थे। इसे किया गया FRA एक्ट के तहत। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रही है क्या, कई अधिनियम आ गए ना। देखिए, इसे किया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको हम लोग सामान्यतया बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है यह। और इसको वैसे बोला जाता है अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। ठीक है, और MFP को भी तभी परिभाषित किया गया, MFP को भी इसी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया। ठीक, किसके तहत, इसको सिंपल और सामान्य भाषा में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं FRA एक्ट 2006, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, इसमें
गैर इमारती वन उत्पाद शामिल होते हैं, जैसे बांस हो गई, झाड़ियाँ हो गए, ठूठ, बेत, कोया, मोम, लाख के तेंदू या केंदू के पत्ते हो गए, जो औषधि पादप हो गए, जड़ी बूटियाँ, कंदमूल इत्यादि प्रकार की चीज़ें आती हैं। बात करते हैं एमएसपी किसके आधार पर सरकार देती है, कौन रिकमेंड करता है एमएसपी के लिए। तो एमएसपी का रिकमेंडेशन किया जाता है गौण वन उत्पादों के लिए ट्राइफेड के द्वारा। किसके द्वारा बताइए? ट्राइफेड के द्वारा। अब ट्राइफेड कौन सी वाला है? तो देखिए, ट्राइफेड का इस तरह का पूरा नाम है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ट्राइफेड बोलते हैं। ट्राइफेड ही जानते रहे। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में। यह रिकमेंड करता है सरकार को एमएसपी के संदर्भ में गौण वन उत्पादों के लिए, न कि सीएसीपी, जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है। सीएसीपी के द्वारा रिकमेंड के आधार पर जो कृषि उत्पाद होते हैं, इनके बारे में सीएसीपी रिकमेंड करता है एमएसपी को लेकर के, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर और लास्ट प्रश्न कर देते हैं इसको। सिंपल है, आसान प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, हालांकि इसमें केवल 545 सदस्य हैं। यदि मतदान के समय केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए? ए 273, बी 200, सी 276 या डी 368? यह आपके लिए प्रश्न है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। आज थोड़ी बहुत बातें हो गई, थोड़ा बहुत बेस जानना और स्ट्रक्चर जानना। मतलब कि ऐसा है ना कि मकान अगर आप बनाने जा रहे हैं तो मकान का या तो नक्शा आप सोच के रखिए या तो नक्शा आप पेपर में रखिए। यह आज का लेक्चर वही है। आगे हम मकान बनाने जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसका नक्शा और इसके पैमाने को आज हमने जो है बना लिया है और इसी बेस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज हमारा नक्शा तैयार हो गया है, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।